नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज का अपना जो क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जुलाई 2026 का राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि भारत के संदर्भ में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनके बारे में आज अपने देखेंगे। ये क्लास एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम है या यूजीसी के लिए यूजीसी के लिए, आरपीएससी या बोर्ड जो भी परीक्षाएं आयोजित करा रहा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो सभी साथी जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी भारतीय संदर्भ में कौन सी घटनाएं घटी उन सब के बारे में अपने इस क्लास में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आज की क्लास का अपना पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो क्या है, देखते हैं उसके बारे में। एडीआर रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? एडीआर। किसके संदर्भ में? महिला आरक्षण विधेयक के बाद महिला प्रत्याशियों का विश्लेषण किया गया। कितनी महिलाएं अपने राज्यसभा और लोकसभा में हैं, कौन से दल से कितनी महिलाएं हैं, उनका विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर रिपोर्ट। कौन सी? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा कब किया गया? 18 जून 2026 को चुनाव में महिला उम्मीदवार रिपोर्ट जारी की। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों कितनी विधानसभा चुनाव का अध्ययन किया गया? 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितने अपने? 28 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अध्ययन किया गया। कुल हिस्सेदारी कितनी रही? तो 39,789 उम्मीदवारों की। कितनी? 39,789। केवल 4,073 महिलाएं, यानी कि 10.2% महिलाएं थी। कितनी थी? 10.2%। लोकसभा में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो 8,360 उम्मीदवारों में से 800 महिलाएं, यानी कि 9.6% महिलाएं थी। कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में 152 महिलाएं हैं, यानी कि 28% में एक भी महिला प्रत्यक्ष। कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152, यानी कि 28% में तो एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी। 152 सीटों पर तो एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी। दलीय क्षेत्र प्रदर्शन के आधार पर बात करें तो भाजपा ने 16%, कांग्रेस ने 13% महिला उम्मीदवार उतारे। क्षेत्रीय दलों के नाम: तमिलर काची ने 50%, बीजेडी ने 33%, राजद ने 29% और तृणमूल कांग्रेस ने 25% का प्रदर्शन अपेक्षा करते बेहतर रहा था। विधानसभा चुनाव की बात करें अपने, किसका कितना प्रतिशत रहा था? तो विधानसभा चुनाव 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपने बात की। चुनाव में कुल उम्मीदवार कितने थे? 31,429 उम्मीदवार थे। महिलाएं कितनी थी? 3273, यानी 3,273 महिलाएं, यानी कि 10.2% महिलाओं की भागीदारी थी। सर्वाधिक भागीदारी कौन से स्टेट की थी? तो ओडिशा की। कितनी महिलाएं थी? 13.9%। दूसरा स्थान दिल्ली का 13.7% और पुडुचेरी का 13.6% हिस्सेदारी रही थी। कितनी हिस्सेदारी रही थी पुडुचेरी की? 13.6%। राजस्थान के संदर्भ में अपने बात करें तो विधानसभा चुनाव 2023 में हुए। कुल उम्मीदवार थे 1,875 उम्मीदवार। कितने? 1,875। महिलाएं कितनी थी? 183, 183 महिलाएं, यानी कि 9.8% महिलाएं राजस्थान में उम्मीदवार थी। ये थी महिला आरक्षण के बारे में एनडीआर की महिला प्रत्याशियों का विश्लेषण रिपोर्ट थी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है पुरी जगन्नाथ मंदिर।
पवित्र शब्दों को ट्रेडमार्क संरक्षण मिला? कौन कौन से शब्द थे जिनको ट्रेडमार्क संरक्षण मिला? मान्यता कब मिली? 11 जून 2026 को। ओडिशा में पुरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में स्थित है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए को मंदिर से जुड़े 3 पवित्र शब्दों में प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण मिला। संरक्षित शब्द कौन कौन से थे? पतित पावन को मिला, आनंद बाजार को मिला। कौन से? आनंद बाजार को वर्ड मार्क के रूप में तथा नील चक्र को लोगो मार्क के रूप में पंजीकृत किया गया था। अब अपने देखें पतित पावन के बारे में क्या है। तो पतित पावन सिंह द्वार पर स्थापित भगवान जगन्नाथ की वह पूजनीय प्रतिमा है जिसके दर्शन मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले श्रद्धालु भी कर सकते हैं। आनंद बाजार की बात करें, मंदिर परिसर का वह पवित्र स्थल जहां श्रद्धालुओं की महाप्रसाद उपलब्ध कराया जाता है वो है आनंद बाजार। नील चक्र, मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित 8 तिलियों वाला पवित्र धातु चक्र जो एसजेटीए आधिकारिक लोगों का भी प्रमुख भाग है। उद्देश्य क्या था? मंदिर की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग और दुरुपयोग से कानूनी संरक्षण प्रदान करना था। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? राज्यसभा चुनाव 2026 एनडीए को सर्वाधिक सीटें। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको, वो पीडीएफ आपको अपने गोदारा चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हर शाम रात्रि को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो डेली के मिलते हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हो। राज्यसभा चुनाव 2026 एनडीए को सर्वाधिक सीटें। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई जून 2026 10 राज्यों की कितनी सीटों पर? 27 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए। इस चुनाव में 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 3 सीटों पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट पर उपचुनाव शामिल थे। 24 उम्मीदवार 11 जून को निर्विरोध चुने गए। कितने उम्मीदवार? 24। जबकि झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 सीट पर 18 जून 2026 को मतदान हुआ। किन राज्यों में द्विवार्षिक चुनाव हुए? आंध्र प्रदेश में 4 सीटें थी, गुजरात में भी 4 थी, कर्नाटक में भी 4 थी, मध्य प्रदेश में 3 थी और राजस्थान में 3, झारखंड में 2। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में कितनी कितनी सीटें थी? एक एक सीट पर चुनाव हुए थे। चुनाव परिणाम क्या रहा था? निर्विरोध निर्वाचन। कुल 27 सीटों में से 24 सीटों का निर्णय निर्विरोध हो गया था। एनडीए निर्विरोध चुनी गई सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए के सर्वाधिक उम्मीदवार विजयी रहे थे। कांग्रेस शेष 5 सीटों पर कांग्रेस के खाते में आई थी, यानी कि एनडीए ने 19 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। मतदान वाली सीटों के बारे में देखें तो क्या है? झारखंड की 2 सीटें और मिजोरम की 1 सीट पर 18 जून 2026 को मतदान हुआ। कब हुआ? 18 जून 2026 को। झारखंड की 2 सीटें थी, उनमें वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के और परिमल नथवाणी भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। मिजोरम की कितनी सीट थी? 1। के लल आंग किमा सत्तारूढ़ पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट विजयी रहे। जेडपीएम को पहली बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी मिला। इस पार्टी को पहली बार राज्यसभा प्रतिनिधित्व मिला। किसके नेतृत्व में? कौन जीता? के लल आंग किमा। राजस्थान में भी राज्यसभा के 3 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हुए। भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया
डॉक्टर अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डागी निर्विरोध निर्वाचन घोषित हुआ। अब देखें राज्यसभा में दलीय समीकरण क्या हैं। दलीय समीकरण की बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में उच्च सदन राज्यसभा सीटों का गणित इस प्रकार बदल गया। बीजेपी की कुल संख्या अब बढ़कर 113 हो गई है, जो वर्तमान में कांग्रेस सांसदों की संख्या 29 रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना विकसित करेगी स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन। भारतीय वायुसेना जून 2026 में स्वदेश लंबी दूरी की वन वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम अनमैन्ड एरियल सिस्टम OWAUAS विकसित करने की परियोजना शुरू की है। इन्हें कामिकाज़े ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी कहा जाता है। नोडल इकाई क्या है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट स्थित है सुल्लूर। 5 बेस रिपेयर डिपो 5 BRD की परियोजना नोडल एजेंसी के रूप में इन्हें बनाया गया है। किसके रूप में? नोडल एजेंसी के रूप में इन्हें बनाया गया है। स्वदेशीकरण इसका क्या होगा? ड्रोन का डिजाइन, विकास और निर्माण भारतीय कंपनी स्टार्टअप्स के सहयोग से भारत में किया जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR भारतीय वायुसेना के पास रहेंगे। प्रमुख क्षमता इसकी क्या है? फिक्स्ड विंग क्या है? फिक्स्ड विंग डिजाइन वाला यह ड्रोन दिन रात संचालन होगा। अधिकतम 16,000 फीट की ऊंचाई तथा न्यूनतम 30 किलोग्राम पेलोड क्षमता के लिए विकसित किया जा रहा है। कार्य प्रणालियाँ लक्ष्य क्षेत्र में निगरानी के बाद ये चिन्हित शत्रु के लक्ष्य को स्वयं टकराकर विस्फोट करेगा। अगला अपना पॉइंट है भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर। वित्त वर्ष 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हुआ। बड़ी उपलब्धि है। रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.78 करोड़ के सर्वकालीन उच्च स्तर पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। रक्षा उत्पादन में वृद्धि दर का विश्लेषण क्या है, इसके बारे में अपने देखें। वार्षिक वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ की तुलना में 15.6% की शानदार वृद्धि हुई। दीर्घकालीन तुलना की बात करें तो यह 2020-21 में थी 84,643 करोड़ की तुलना में 110% अधिक, दोगुने से भी ज़्यादा है। 2013-14 में 43,746 करोड़ की तुलना में लगभग 4 गुना बढ़ गई हैं। सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का योगदान 2025-26। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रिकॉर्ड प्रदर्शन किए गए। इनकी बात करें किस क्षेत्र में कितना प्रदर्शन रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में 76% कुल रक्षा उत्पादन का मुख्य हिस्सा, निजी क्षेत्र में 24% यानी कि 42,000 करोड़ सार्वजनिक उस स्तर पर यह पिछले वर्ष 22% से अधिक है। ऐतिहासिक रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? उत्पादन के साथ साथ भारत का रक्षा निर्यात भी वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो वैश्विक बाजार में भारतीय रक्षा उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? NDA की पहली महिला कैडेट्स रक्षा बलों में नियुक्त। NDA वो पार्टी नहीं है, गठबंधन नहीं है, ये NDA है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षित 17 महिला कैडेट्स के पहले बैच का जून 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण पृष्ठभूमि क्या है? ये महिला कैडेट्स अगस्त 2022 में NDA के 148वें कोर्स में शामिल हुई हैं। भारतीय सेना की 9 महिला अधिकारी 13 जून 2026 को
सैन्य अकादमी IMA देहरादून के 158वें रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में कमीशन हुई। परेड की समीक्षा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय वायुसेना के बारे में अपने देखें क्या है। भारतीय वायुसेना 5 महिला अधिकारी 13 जून 2026 को वायुसेना अकादमी डुंडीगल हैदराबाद में 217वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड में कमीशन हुई। परेड की समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। भारतीय नौसेना 3 महिला अधिकारी 28 मई 2026 को भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में स्प्रिंग टर्म पासिंग आउट परेड के दौरान कमीशन हुई। परेड की समीक्षा दक्षिणी नौसेना कमान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने की थी। किसने की थी? समीर सक्सेना ने की थी। क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 भारत की स्थिति के बारे में बात करें। वैश्विक हिस्सेदारी कितनी है? 11% है। जो भी साथी इस चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले अपना चैनल, अपना ये परिवार गोदारा क्लासेस 1000 का होने वाला है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी इस परिवार के 1000 सदस्य में शामिल हो सकें। रिपोर्ट जारी कब हुई? 17 जून 2026 को। किसकी? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन CNCF और स्लैश डाटा स्टेट ऑफ क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया 2026 रिपोर्ट जारी की। इसके निष्कर्ष कब निकले? 18 जून 2026 को मुंबई में आयोजित क्यूबकॉन प्लस क्लाउड नेटिव कॉन इंडिया 2026 में प्रस्तुत किए गए। भारत की हिस्सेदारी। भारत की लगभग 22.5 लाख क्लाउड नेटिव डेवलपर्स सक्रिय हैं। यह विश्व के लगभग 1.99 करोड़ क्लाउड नेटिव डेवलपर्स के करीब 11% हैं। शोध का आधार क्या था? 100 देशों के 12,500 भी अधिक डेवलपर्स सर्वेक्षण एवं डेटा विश्लेषण पर आधारित हैं। युवा कार्यबल। भारत के 70% क्लाउड नेटिव डेवलपर्स की आयु 35 वर्ष से कम तथा लगभग 30 वर्ष की आयु 25 वर्ष से भी कम में है। तकनीकी अपनाओ। भारत में हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग 44%, जो वैश्विक औसत का 34% से अधिक है। और भारतीय बैक एंड डेवलपर्स में कुबरनेट्स का उपयोग 42% तक पहुँच गया है। AI संबंध। भारत में लगभग आधे पेशेवर AI डेवलपर्स क्लाउड नेटिव तकनीकों का उपयोग करते हैं, जो AI अवसंरचना के इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। अगला अपना पॉइंट है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर 6 राज्यों की सहमति। कितने राज्यों की? 6 राज्यों की सहमति। कब हुई बैठक? 16 जून 2026 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री। भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 6 राज्यों ने MOU पर हस्ताक्षर सहमति जताई है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और राजस्थान है। हरियाणा और राजस्थान परियोजना के भागीदार राज्य हैं। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? उद्देश्य रहेगा यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ाना और जल उपलब्धता में सुधार करना। जल एवं लागत सूत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश के हिस्से का जल दिल्ली और राजस्थान को दिया जाएगा। इसके बदले दोनों राज्य की परियोजनाएं विद्युत घटक में हिमाचल के हिस्से की लागत साझा करेंगे। वित्त पोषण क्या है? परियोजना के जल घटक की 90% लागत केंद्र सरकार, जबकि शेष 10% लागत 6 राज्यों को साझा करेंगे। अगला चरण क्या होगा? MOU का हस्ताक्षर बाद परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। किसके समक्ष रखा जाएगा?
केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। आईआईटी मद्रास ने जारी किया मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का पहला 3D एटलस। आईआईटी मद्रास ने सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर के न्यूरो साइंस के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए जून 2026 में मानव मस्तिष्क स्टेम ब्रेन स्टेम के दुनिया का सबसे विस्तृत 3D डिजिटल एटलस जारी किया। मुख्य तथ्य और मैपिंग तकनीक क्या है? एटलस का नाम एंकर नाम दिया गया, जिसका अर्थ क्या है? इस एटलस का अर्थ क्या है? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सिस्टम ब्रेन विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, इसका अर्थ है। वैश्विक अनावरण क्या था? इसका अनावरण 5 से 7 जून 2026 को आईआईटी मद्रास परिसर में आयोजित तीसरे ब्रिक्स न्यूरोसाइंस सिम्पोजियम 2026 में किया गया। बारीक कोशिकी स्तर, यह कोशिका स्तर पर तैयार किया गया दुनिया का सबसे विस्तृत एटलस है, जिसमें 200 से भी अधिक न्यूरल केंद्रों और तंत्रिका मार्गों का बारीक मैपिंग की गई। अत्याधुनिक मैपिंग तकनीकी, इसके लिए वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्टेम को 10 से 20 माइक्रोन पतली परतों में विभाजित किया। 500 से अधिक खंडों पर 8 पूरक इम्यूनोस्टेन का उपयोग किया गया। जीवन के सभी चरण एटलस मानव जीवन की विभिन्न चरणों जैसे जन्म पूर्व का, बचपन का और वयस्क के मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं को शामिल किया गया। गृहिणियों के लिए 30,000 की सांकेतिक मासिक आय सर्वोच्च न्यायालय। ऐतिहासिक निर्णय कब हुआ? 11 जून 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के शिशुपाल बनाम सुरजीत मामले में गृहिणियों की अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य आर्थिक मूल्य वाला कार्य माना, उन्हें राष्ट्र निर्माता बताया। कौन सा केस था? शिशुपाल बनाम सुरजीत नामक केस था। मुआवजे का आधार क्या रहा? मोटर दुर्घटना में गृहिणी की मृत्यु के मामले में लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर के तहत 30,000 प्रतिमाह न्यूनतम सांकेतिक आय माना जाएगा। वृद्धि, इस राशि की महंगाई को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष की 10% संचयी वृद्धि की जाएगी। कामकाजी गृहिणी के नौकर पेशा होने में उनकी वास्तविक प्रमाणित आय के अतिरिक्त घरेलू देखभाल की हानि का मुआवजा भी जोड़ा जाएगा। पीठ का यह फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने दिया था। किसने दिया था? कोटेश्वर सिंह की खंड। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में 30,000 की घरेलू देखभाल की हानि के लिए आधार 3 वर्ष में 10% संचयी वृद्धि और कार्यरत गृहिणी की वास्तविक आय के अतिरिक्त इस घटक को जोड़ने का निर्देश दिया गया। अगला अपना पॉइंट रहने वाला है, वो है जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू पूरा। ऐतिहासिक निर्णय 9 जून 2026। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी की उपस्थिति में जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेक थ्रू पूरा हुआ। इसे कश्मीर के बालटाल और लद्दाख के मीनामर्ग छोर को आपस में जोड़ा गया। किसको? कश्मीर के बालटाल और लद्दाख के मीनामर्ग छोर को आपस में जोड़ा गया। श्रीनगर लेह की राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी यह 13.15 किमी लंबी कितनी किलोमीटर लंबी है? 13.15 किलोमीटर सिंगल ट्यूब एवं द्विदिशात्मक सड़क सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निर्माण और सुरंग का निर्माण NHIDCL के निर्देशन में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम NATM तकनीक अपनाई गई। इसमें NATM तकनीक अपनाई गई है। महत्व,
सुरंग बनने से भारी बर्फबारी के कारण लगभग 5-6 माह बंद रहने वाला जोजिला दर्रे का विकल्प मिलेगा और लद्दाख को वर्ष भर सड़क संपर्क उपलब्ध रहेगा। सुरंग में चालू होने पर श्रीनगर लेह मार्ग यात्रा का समय 3.5 घंटे से घटकर 15-20 मिनट रह गया है। आमजन के लिए फरवरी 2028 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 3.5 घंटे का जो सफ़र है ना, वो अब 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार। 31 मार्च 2026 IRENA द्वारा जारी रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026 के अनुसार भारत 2025-26 में 37 मेगावाट नई सौर क्षमता जोड़कर अमेरिका को पीछे छोड़ा और वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि में विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो चीन ने लगभग 315 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़कर पहला स्थान रखा है। अमेरिका 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी और तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने कितनी जोड़ी? 37। भारत की क्षमता कुल स्थापित और सौर क्षमता वर्ष 2024 में थी 98.5 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 135.5 गीगावाट हो गई हैं। उत्पादन में उपलब्धि। भारत वर्ष 2025 में सौर विद्युत उत्पादन जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन चुका है। जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वैश्विक स्थिति 2025 विश्व भर में सौर क्षमता की लगभग 510 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि हुई और कुल वैश्विक सौर क्षमता का 2392 गीगावाट तक पहुंच गया। IRENA के अनुसार चीन 315.1 गीगावाट, भारत 37.0 गीगावाट और अमेरिका 34 गीगावाट और वैश्विक स्तर सौर क्षमता वृद्धि 510 गीगावाट रही थी। ये थी सबकी सौर क्षमता गीगावाट। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट्स क्या है। पहाड़पुर गांव बनेगा सोलर विलेज, कहां पर है? चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना अपनी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन पर 20 जून 2026 को ससुरोल गांव पहाड़पुर का दौरा किया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। सोलर विलेज की घोषणा। पहाड़पुर के कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर सूर्य ग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होगी। धार्मिक स्थल की बात करें तो दोनों नेताओं ने गोशानी पीठ, संथाली जाहेरा और हो जाहेरा के दर्शन किए। विकास कार्य। राय रंगपुर ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में आयोजित किया गया। ओडिशा सरकार का कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? विकास धारा ओडिशा सारा परियोजना के बारे में बात करें। यह परियोजना लगभग 47,600 करोड़ की 60 परियोजनाओं का उद्घाटन और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 10,000 टन एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस भूमि पूजन। ओडिशा यंत्र इंडिया लिमिटेड अंबाझरी आयुध कारखाने ने नागपुर में 10,000 टन क्षमता की अत्याधुनिक एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस स्थापित की जाएगी। भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2026 को भूमि पूजन किया। रक्षा, एरोस्पेस और मिसाइल कार्यक्रम के बड़े बड़े उच्च शक्ति और स्टिक एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्रोफाइल का स्वदेशी उत्पादन रहेगा। महत्व और प्रयोजन क्या हैं इसके बारे में देखें तो इसका जो महत्व है वो है महत्वपूर्ण एल्यूमीनियम और एक्सट्रूडेड घटकों के आयात की निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा।
आंध्र प्रदेश व झारखंड में नए एनसीसी राज्य निदेशालय। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्वतंत्र एनसीसी राज्य निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नए निदेशालय बनने से देश में एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर कितनी हो गई? 19 हो गई। उद्देश्य क्या? कैडेटों का शिक्षण, संस्थानों तक एनसीसी की पहुंच बढ़ाना, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, प्रशासनिक सहयोग को अधिक प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। एनसीसी पृष्ठभूमि की बात करें क्या है? 1948 में 20,000 कैडेटों के साथ स्थापित एनसीसी आज 20 लाख से अधिक कैडेटों वाला विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। विश्व विस्तार 2014 से 25 में एनसीसी के 6 लाख कैडेटों में वृद्धि हुई। उसकी उपस्थिति देश में 750 से अधिक जिलों तक पहुंच गई है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या रहने वाला है? सीतापुर में रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट सौर परियोजना मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीतापुर पूर्व छावनी क्षेत्र में रक्षा भूमि 250 मेगावाट सौर परियोजना की मंजूरी दी। भूमि व तकनीक लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर परियोजना स्थापित होगी। इसे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS से जोड़ा जाएगा। विशेषता की बात करें तो रक्षा मंत्रालय रक्षा भूमि एकीकृत BESS के साथ विकसित होने वाली पहली बड़े पैमाने की सौर परियोजना है। उद्देश्य होगा रक्षा प्रतिष्ठानों की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और पारंपरिक ग्रिड बिजली का खर्च कम करना। क्रियान्वयन की बात करें तो NTPC लिमिटेड द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से किया जाएगा। सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में देखें अपने। तो एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, सेना और रक्षा संपदा निदेशालय DGDE इसके क्रियान्वयन में सहयोगी होंगे। जम्मू में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बना। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कब किया? 5 जून 2026। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन किया। यह केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की विशेष मौसम सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। मुख्य कार्य जिला स्तरीय पूर्वानुमान, हिमालय क्षेत्रों के लिए मौसम सूचना, फ्लैश फ्लड और पर्वतीय आपदा की पूर्व चेतावनी है। हिमालयी क्षेत्र में मौसम निगरानी, जलवायु सहायता और आपदा तैयारी को सुदृढ़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाइज चेन ऑब्जर्वेटरी शुभारंभ किसने किया? भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी ने। GSCO का शुभारंभ कब हुआ? 4 जून 2026 को। अनावरण केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है? G किशन रेड्डी। ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कपूर। ब्रिटेन का विदेश सचिव कौन है? वो है यवेट कपूर। उन्होंने किया। उद्देश्य क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण, उभरती प्रौद्योगिकी हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, लचीली और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना। सहयोगी संस्थाएं होगी टैक्समीन, TX, MIN, IIT, ISM धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल पर। कार्य क्या होगा? वैश्विक खनिज आपूर्ति, जोखिम व्यवधान और बाजार संबंधी सूचना, डेटा आधारित विश्लेषण आधारित इसका कार्यक्रम है वो रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियां दोगुनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह DFPDS 2026 का संशोधित ढांचा जारी किया। मुख्य बदलाव: तीनों सेनाओं के फील्ड कमांडरों की वित्तीय शक्तियों में सामान्यतः 2 गुना यानी 100%, कुछ मामलों में से अधिक वृद्धि की गई। त्वरित खरीद होगी, शीघ्र निर्णय होगा, सशस्त्र बलों की परिचालन दक्षता बढ़ाना। चालू वर्ष में बजटीय आवंटन के अंतर्गत राजस्व मार्ग से 1.25 लाख करोड़ से अधिक खरीद एवं संभव हो सकेगी।
पृष्ठभूमि की बात करें तो रक्षा सेवाओं की वित्तीय शक्तियाँ इससे पहले 2021 में अधिसूचित की गई थी। अब अपने देखते हैं करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर। दिल्ली एनसीआर किन 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में एक एक ग्रीनफील्ड ब्लू सिटी यानी नमो सिटी विकसित की जाएगी, जिसकी आगामी 5 वर्ष हेतु 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। वो 4 राज्य कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर के। अगला है भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जून 2026 की पहली सफल लैंडिंग का नया इतिहास रचा। जो फ्रंटलाइन फाइटर जेट की एयरपोर्ट पहली लैंडिंग थी, सुखोई 30 MKI इसका जो था वो था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में विश्व के जुलाई 2026 विश्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।